यस। नमस्कार सभी, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज नया सेशन शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर करने का पर्पस ये था ताकि हम लोग धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे किसी भी पर्टिकुलर साइड में, अगर वो धीरे धीरे एस्ट्रो वास्तु की तरफ जाएंगे या फिर लाल किताब की तरफ जाएंगे या फिर किसी भी अलग विद्या जो कि प्रिडिक्टिव साइंस है, उसमें एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं बेस है। तो उसी को सोचते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसकी शुरुआत करी जाए। और हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे आराम से स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप लेते हुए इसको समझने की। तो बिल्कुल बेसिक से, मतलब इतना बेसिक से कि जिससे हम लोगों को बिल्कुल एक आइडिया आ जाए कि और हम शुरुआत कर पाए। तो उसी की शुरुआत करते हैं हम लोग आज। तो उसी कहानी की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ एक कहानी के साथ में। कहानी है कुछ हजारों साल पहले की। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी है ये। तो कहानी कुछ हजारों साल पहले की। और एक बात मैं एज ए डिस्क्लेमर आप सभी लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें कुछ भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। सब कुछ बदलता रहता है। और कहते हैं कि जो चीज़ जन्म लेती है, रूप लेती है, उसी चीज़ के गर्भ में ही परिवर्तन का बीज होता है। कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन जो कि एक कांस्टेंट चीज है, अकेली एक कांस्टेंट चीज लाइफ में, वो है परिवर्तन। और उसका बीज जो भी चीज पैदा होती है उसके अंदर ऑलरेडी होता है। तो परिवर्तन का जो बीज है, उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो हमारी ये जो पृथ्वी आज हम लोग देख रहे हैं, ये ऐसी कभी भी नहीं थी। हम लोग देखते हैं कितने खूबसूरत पेड़ हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, समुद्र है, ये सब है। बट आज से हजारों साल पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि पृथ्वी एक गोला थी आग का, जो कि सूर्य से निकली थी और सूर्य के ही चारों तरफ घूम रही थी। घूमते 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 एक टाइम ऐसा आया कि अंदर से ऐंठन होने लग गई और कुछ उसके ऊपर फोर्स लगे होंगे अल्टीमेटली। और फोर्स लगने की वजह से उसने अपने अंदर जो भी उसके भीतर छुपा हुआ था उसको बाहर की तरफ धक्का दिया। धक्का दिया इन द सेंस कि ज्वालामुखी वगैरह फटे और कुछ कुल मिला के पहाड़ों ने जन्म लिया। पहले पानी ही पानी था सब तरफ, फिर पानी का कवरेज थोड़ा सा कम हुआ और अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा धरातल आने लग गया। इस तरीके से समय के साथ में परिवर्तन होने लग गया। आज ये जो पृथ्वी है, अगर हम इसको समझेंगे तो अगर हम इसको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अगर कट करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि करीब करीब 30 माइल के आसपास की इतनी मोटी सतह है। उसके बाद लिक्विड फॉर्म में पृथ्वी हमको देखने को मिलेगी। तो ये जो परिवर्तन हुआ ओवर द टाइम, इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे, रहस्य रहे। अब धीरे धीरे जब हम लोगों ने, मतलब मानव आया पृथ्वी पर और मानव ने जब समझा और समझने के बाद में हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण की खोज करने के लिए जब इंसान का दिमाग आगे आगे बढ़ा तो उसने समझने की कोशिश करी कि आखिर इस चीज का कारण क्या हो सकता है। मतलब ओवर द टाइम जब पृथ्वी ने रोटेशन शुरू करा तो रोटेशन शुरू करने की वजह से कुछ परिवर्तन हुए खुद की जगह पर। फिर पृथ्वी से एक और गोला निकला जिसको चंद्रमा बोलते हैं, पृथ्वी का सब सैटेलाइट। उसके रोटेशन की वजह से भी, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पृथ्वी में एटमॉस्फेयर आया। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जीवन होना उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो कहानी शुरुआत हुई। और कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज लाइफ में आती है, कुछ भी परिवर्तन होता है, तो हम लोगों ने वास्तु में भी समझा था कि कोई ना कोई उसका रीजन होता है। मतलब अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो उसके पीछे कोई ना कोई एक्शन रेस्पॉन्सिबल होगा, कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होगा। और वो कारण क्या है, एक्शन क्या है, इसके लिए फिर मानव ने खोज करी। और इस कारण को या एक्शन को समझने के लिए फिर और गर्त में गए तो देखा कि कोई भी एक्शन करने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा की जरूरत होती है। बिना एनर्जी के कोई ऊर्जा है ही नहीं। मतलब बिना एनर्जी के कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन है ही नहीं। तो अल्टीमेटली हमको एक एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है, इसका सोर्स क्या है, जिसको जनरली अनुभूत नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग फिजिकल सेंसेस के थ्रू अनुभूति कर सकते हैं, जिसमें हमारे 5 सेंसेस आते हैं। जिसकी वजह से हम लोगों को एक आइडिया आया कि 5 सेंसेस है, आईज है तो कहीं ना कहीं रीजन फायर है। अगर हम हियर कर सकते हैं, हियरिंग कैपेसिटी है तो कहीं ना कहीं रीजन स्पेस है। तो कुछ 5 सेंसेस डेवलप हुए ओवर द टाइम, तो हमको जो फिजिकल चीजें थी वो देखने को समझ में आने लग गई कि कुछ चीजें हैं जो कि रीजन हो सकती हैं। बट ओवर द टाइम ये भी समझ में आया कि जस्ट बाहरी चीजें ही सब कुछ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी है, इंटरनल भी हैं,
जिनकी वजह से एक्शन आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी है। और जब इसको और समझा और वापस बैक टू स्क्वायर वन गए, वापस समझा कि पृथ्वी कब आई थी और कब से, तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो समझ में आई वो था काल, मतलब समय। तो सभी चीजों का मूलभूत कारण अगर किसी का बोल सकते हैं हम लोग, तो वो होता है समय, यानी कि काल। अब काल एक जस्ट एक आइडिया है। आइडिया किस चीज का है? अपनी बात को एक्सप्रेस करने का एक आइडिया है। कहने को तो हम लोगों ने काल को अलग अलग चीजों में डिवाइड किया, दिन में, रात में, कैलेंडर मंथ्स, कैलेंडर ईयर्स, अलग अलग तरीके से काल को डिसाइड करना, कोशिश करी डिसाइड करने की। बट लेकिन काल अगर जनरली देखा जाए तो एक आइडिया ही है, क्योंकि सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं है। सूर्य अगर यहाँ हमको दिख रहा है अस्त, तो कहीं और उदय हो रहा है। सूर्य तो निरंतर हमारे साथ है, पृथ्वी निरंतर घूम रही है, कहीं पोज है ही नहीं। बट एक अच्छी बात क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पृथ्वी की जो स्पीड है, अर्थ की जो स्पीड है, वो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट इन द सेंस यूनिफॉर्म हो गई। और यूनिफॉर्म होने की वजह से उसको डिवाइड करना इजी हो गया। और जब उसको डिवाइड करना इजी हो गया, तो हम लोगों ने कैलेंडर ईयर्स, कैलेंडर डे, इन सब के बारे में कल्पना करनी शुरू कर दी। तो जब हम काल के बारे में बात करते हैं, तो काल से ही अभी शुरुआत होती है हमारी एस्ट्रोलॉजी की। क्योंकि काल का ही निर्धारण करके अल्टीमेटली हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की, आप बोल सकते हैं, शुरुआत में परिकल्पना करी, और बाद में यही बन गई एक साइंस। तो अगर हम इस चीज की बात करते हैं, तो ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ को करीब करीब, अर्थ एक सौर मंडल का पार्ट है। सौर मंडल में अर्थ के अलावा और भी प्लेनेट्स हैं। ये जो प्लेनेट्स हैं, ये भी काल का कारण है। काल की वजह से रोटेट कर रहे हैं सन के चारों ओर। और जो ये रोटेट कर रहे हैं, इनकी रोटेशन के हिसाब से ही कुछ टाइम पीरियड निकाला गया, और टाइम पीरियड के हिसाब से ही अल्टीमेटली हमारा हॉरोस्कोप बनकर निकल कर आया। तो परिकल्पना में तो ये था कि पृथ्वी हम हैं। शुरुआत की परिकल्पनाओं में अर्थ को फ्लैट माना गया, मॉडर्न साइंस में। बट कुछ 500 1000 साल पहले समझ में आया कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, राउंड है। राउंड पता लगाया, इसके लिए कई सारी शिप्स भेजी। शिप्स जब भेजी और भेज के वापस, वो काफी सालों के बाद में घूमकर वापस वहीं पर आगे जहां से शुरू करी थी। तो एक आइडिया आया कि हाँ, कहीं ना कहीं अर्थ राउंड है। फिर धीरे धीरे जब साइंस आगे बढ़ी, तो समझ में आ गया कि राउंड है। बट हमारे जो ये सर, मुझे आवाज नहीं आ रही है? बट हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो पहले ये परिकल्पना कर दी थी कि भू गोल है, पृथ्वी गोल है। और उस गोल परिक्रमा के आधार पर एक आइडिया आया कि पृथ्वी जो है, उसके चारों ओर बाकी ग्रह सर्कल लगा रहे हैं या परिक्रमा कर रहे हैं। बट लेकिन एक, तो परिक्रमा, पृथ्वी के चारों ओर बाकी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। बट ओवर द पीरियड ये भी समझ में आ गया कि सन जो है वो सेंटर है, और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है। बट जब हमारे ऋषि मुनियों ने इस काल को समझा, और काल को समझने के बाद आगे बढ़े, तो परिकल्पना का आधार पृथ्वी ही थी, क्योंकि हमने उसके ऊपर जन्म लिया था। और उसी के चारों ओर हम लोगों ने बाकी ग्रहों को घूमता हुआ माना। क्योंकि हमने इन चारों ग्रहों को घूमता हुआ माना। एक सेकेंड अरुण जी, आप करिए अनम्यूट अपने आप को। सर ये कल्पेश जी को लिंक नहीं मिला है सर, बार बार फोन करके वो बता रहे हैं। ठीक है, मैं बोल देता हूँ मैडम। हाँ। ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने पृथ्वी को ही सेंटर माना, और ऋषि मुनियों ने उसी के आधार पर फिर आगे बढ़े, और पृथ्वी को सेंटर मानकर फिर आगे परिकल्पना हुई कि अलग अलग जो प्लेनेट्स हैं वो रोटेशन कर रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर। वहीं से परिकल्पना का आधार हुआ हॉरोस्कोप। तो हॉरोस्कोप एक आधार लिया जहां पे पृथ्वी को हम लोगों ने सेंटर माना। उसके आसपास जब प्लेनेट्स घूमने लगे, तो उसी के आधार पर जो उस पर्टिकुलर टाइम का, जिस टाइम पर एक नेटिव पैदा हुआ, उस टाइम का एक स्नैपशॉट लिया गया। अगर हम किसी भी सर्कुलर चीज को डिवाइड करना चाहें, तो डिग्रीज में होती है। डिग्रीज बेसिकली समय का ही एक मापदंड है, टाइमिंग का ही एक मापदंड है, टाइम की एक यूनिट है, काल की। और
जब चीजें बहुत डिस्टेंस में होती है तो उसको डिग्री में डिस्टेंस भी काउंट किया जाता है। तो अल्टीमेटली कोई भी चीज सर्कुलर होती है, राउंड फॉर्म में होती है, तो अगर उसको हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, डिवाइड करना है, तो डिग्री में कैलकुलेट करना सबसे इजी होता है, क्योंकि लीनियर नहीं है। डिग्री में करने से हम उसको एंगुलर डिवीजन कर पाते हैं। तो जब ऋषियों ने देखा कि 360 डिग्री का एक सर्कल है, तो उन्होंने इस 360 डिग्री के सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की। हालांकि अगर और ओरिजिनल में जाएंगे तो प्रॉपर सर्कुलर शेप नहीं, ओवल शेप में रिवोल्यूशन होता है। कुछ होता है 12 के हिसाब से 30 डिग्री के इक्वल पार्ट, कुछ होते हैं छोटे, कुछ होते हैं बड़े। तो अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, बट जनरली एज ए स्टैंडर्ड अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्कुलर चीज को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो इक्वल पार्ट आया वो आया 30 डिग्री का ईच। यहां से शुरुआत होती है जातक की या हॉरोस्कोप की, कि जब कोई जातक पैदा होता है, जन्म लेता है, तो जन्म के समय पर पूर्व दिशा के टाइम, पूर्व दिशा में, पूर्व होराइजन में जो भी तारा उदय होता है, तारा इन द सेंस कि जो भी जोडिक साइंस उदय होते हैं, उसको माना गया लगन या असेंडेंट। तो जब एक बार लगन और असेंडेंट की परिकल्पना हो गई, तो बाकी के तारा या बाकी के जो स्टार्स के जो ग्रुप्स हैं उसको समझकर उसके हिसाब से उसको क्लासिफाइड कर दिया। तो जब क्लासिफाइड करा तो अलग अलग जन्मों के हिसाब से, अलग अलग लोगों के जन्म लेने के हिसाब से अलग अलग लोकेशंस का आइडिया आया। तो इसीलिए जब भी हम लोग होरोस्कोप बनाते हैं तो होरोस्कोप बनाने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए टाइम, ताकि उससे यह आइडिया आएगा कि किस समय पे कौन सा तारा उदय हो रहा है। प्लस दूसरा पॉइंट आता है लोकेशन। लोकेशन से भी ये आइडिया होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे कौन सा तारा उदय हो रहा है, और उन सबके ऊपर आता है डेट। तो डेट, टाइम और लोकेशन, इन तीनों के आधार पर अल्टीमेटली कैलकुलेशंस कर कर असेंडेंट का आइडिया लिया गया। प्राचीन टाइम में तो बहुत सारी कैलकुलेशंस होती थी। प्राचीन टाइम बोले तो करीब करीब 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब बहुत सारी कैलकुलेशंस होने के बाद में आइडिया लगाया जाता था कि असेंडेंट कौन सा उदय हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, और असेंडेंट उदय होने के बाद में बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पर। बट आज के टाइम पर ये सारी कैलकुलेशंस इजी हो गई हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोसेज, जो कि सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन के केस में। जब आप टाइम डालेंगे, लोकेशन डालेंगे और डेट डालेंगे, तो आपके सामने आपका हॉरोस्कोप बनकर रेडी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपके पास सारे एडवांस चीजें उसके अंदर मिल जाती हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है हॉरोस्कोप की, जहां पर हम लोगों ने पहले निर्धारण किया असेंडेंट का, और असेंडेंट के बाद हम आगे बढ़ते हुए अलग अलग भावों के ऊपर बात करने लगे। तो शुरुआत जब हुई, तो शुरुआत में नॉर्थ इंडिया में सिस्टम शुरू हुआ डायमंड शेप का, साउथ इंडिया में शुरू हुआ एक स्क्वायर शेप्स का, जहां पर की राशियां फिक्स हो गई, और आपके वेस्टर्न कल्चर में एक सर्कुलर शेप का सिस्टम शुरू हुआ। हम लोग यहाँ पर हमारी स्टडी को नॉर्थ इंडियन स्टाइल में डायमंड शेप के चार्ट में स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर्पस ये है क्योंकि डायमंड शेप के हिसाब से आगे चलते हैं अगर हम लोग, तो हम लोग को काफी कुछ समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादातर बुक्स, ज्यादातर आधार जो है वो नॉर्थ इंडियन के ऊपर ज्यादा बुक्स हैं और अवेलेबल हैं, तो हमारे लिए इजी है कनेक्ट करना। तो अब यहां पर आती है डायमंड शेप्स के बारे में, डायमंड शेप के चार्ट के बारे में। डायमंड शेप का जो चार्ट है यहां पर, जैसे आपको सामने दिख रहा है एक चार्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ है लग्न चार्ट, इसमें यहां पर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं डायमंड शेप के। ये जो चार्ट निकला है, ये निकला है एस्ट्रोसेज से या जगन्नाथ होरा से या किसी भी हॉरोस्कोप के सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यहां पर मैंने कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं करी है। अगर हम चाहें तो अभी के समय का क्या स्टेटस है चार्ट का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस समय पर कोई बच्चा पैदा होगा तो उस पर्टिकुलर बच्चे के केस में आकाशीय प्लैनेट्स का स्टेटस क्या होगा, मतलब आकाश में कौन सा प्लेनेट कहां पर होगा, कितने डिग्री पर होगा, कौन सी राशि में होगा, इसका कैलकुलेशन स्ट्रेट अवे हमको एक सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने किसी बच्चे का चार्ट लिया है, जिसके केस में यहां पर ये चार्ट बना हुआ है सामने। इस चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये कुछ नंबरिंग हो रही है। इन नंबरिंग्स को अभी हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं।
अभी हम चीज फोकस जो करते हैं वो करते हैं इस बॉक्सेस पे। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स लिखा हुआ है जहां पे लिखा है एमई। एमई मतलब मरकरी। तो अगर हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट को, तो यहां पर सिस्टम फॉलो होता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर इस बॉक्स को मैं एक नंबर की मार्किंग कर देता हूं और एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ता हूं, तो इसके जो नेक्स्ट बॉक्स होगा एंटी क्लॉकवाइज वो होगा 2 नंबर का। सिमिलरली ये वाला बॉक्स होगा 3 नंबर का, फिर ये 4 का, ये 5 का, ये 6, सिमिलरली ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने जो हमारा ब्रह्मांड था या आकाश था उसको 12 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। और वो जो बांटा है उसका स्नैपशॉट लिया है, फोटो जो लिया है वो फोटो हमारे सामने आ गया है। तो यहां हम लोगों ने 30-30 डिग्री के 12 30-30 डिग्री के 12 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, 30-30 डिग्री के ईच। तो 30 × 12 अगर हम करेंगे तो देट इज बेसिकली 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है देट इज 30 डिग्री। एरिया बोलना गलत है वर्ड, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 30 डिग्री। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक का अगर किसी को ट्रेवल करना है तो वो है 30 डिग्री। तो 30-30 डिग्री के 12 बॉक्सेस एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज हम लोग समझेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही हम लोग हाउसेस की काउंटिंग करेंगे। फर्स्ट नंबर का जो हाउस होगा वो जो हमारे सामने टॉप कॉर्नर पे, टॉप सेंटर टॉप पर जो दिखेगा वो हमारे लिए फर्स्ट नंबर का हाउस होगा। उसके बाद अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 करते हुए 12 पर हम लोग राइट टॉप कॉर्नर पे कैलकुलेशन खत्म कर देंगे। टोटल ओनली 12 ही हाउसेस हैं। तो ये जो हाउसेस हैं यहां पर नंबरिंग मैंने अभी लिखी है, बट अगर ये चीज मैं फिक्स कर देता हूं कि फर्स्ट नंबर का हाउस वो होगा जहां आपको सामने दिख रहा है, उस हाउस पर कई बार LA भी लिखा हुआ होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट मीन्स लग्न। कई बार LAG भी लिखा हुआ होता है, दैट मीन्स लगन टू। कई बार ASC यानी असेंडेंट लिखा हुआ होता है, उसका मतलब ही लगन है। और कई बार कुछ भी नहीं लिखा होगा तो भी उस फर्स्ट जो सामने आपको दिखेगा सबसे पहला बॉक्स टॉप वाला वो आपका फर्स्ट हाउस होगा। फर्दर ऑन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो होगा वो 1 से पहले खत्म होगा और वो होगा राइट टॉप कॉर्नर। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। इस चीज को समझा हुआ ही मान के सॉफ्टवेयर ने भी उसी तरीके से कैलकुलेट किया नॉर्थ इंडियन चार्ट में, इसलिए कोई नंबरिंग नहीं करी है। तो हाउस में कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। 12 के जो 12 हाउसेस हैं ये सारे हो गए फिक्स। अब ये जो फिक्स हो गए उसके बाद ये जो नंबरिंग दिख रही है हमको, ये जो नंबरिंग है बेसिकली ये नंबरिंग है राशियों की। 12 ही घर हैं किसी भी होरोस्कोप के अंदर और 12 ही राशियां हैं। राशियां या जोडियक साइंस जो कि एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, इस तरीके से पाइसेस तक टोटल 12 जोडियक साइंस है। अब जोडियक साइंस को भी स्टैंडर्डाइज करा है सॉफ्टवेयर के अंदर। मतलब कहने का यह है कि जोडियक साइंस को नाम ना देके नंबर दे दिया है। अगर मैं बोलूंगा एरिस तो एरिस को नंबर 1 दे दिया। अगर मैं बोलूंगा टॉरस तो टॉरस को नंबर 2 दे दिया। अगर मैं बोलूंगा जेमिनाई तो जेमिनाई को नंबर 3 दे दिया। तो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं लियो तो लियो का नंबर है 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लियो साइन है। लियो आपका या सिंह आपका सिंह साइन है यहां पर असेंडेंट के ऊपर। असेंडेंट तो क्लियर है, लग्न तो क्लियर है। लग्न वो जगह है जिस समय जो भी जातक पैदा हो रहा है उसके पैदा होने के समय पूर्व की दिशा में जो भी तारा या जोडिक साइन उदय हो रहा है या उसके सामने ईस्ट की डायरेक्शन में है वही उसका लग्न हो गया। अब अगर हम कैलकुलेशन करें लगन की भी तो लगन हर 2 आवर्स में चेंज हो जाता है। कैसे 2 आवर्स में चेंज हो रहा है? एक लगन का जो डिस्टेंस है वो है 30 डिग्री का। 360 डिग्री हमारा ओवरऑल टाइमिंग है। तो 360 डिग्री को अगर हम डिवाइड करते हैं 30 से तो हमारा आया 12। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 आवर्स के अंदर हमारा लगन चेंज हो जाएगा। हर 2-2 घंटे में लगन चेंज हो जाएगा, 24 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तब। तो हर 2 घंटे में एक लगन,
फिर अगले 2 घंटे में दूसरा लग्न, उसके अगले 2 घंटे में तीसरा लग्न। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का जन्म सुबह के टाइम पे होता है और मान लीजिए उस समय लियो लग्न है, और सुबह के 5:30 बजे अगर लियो लग्न शुरू हो रहा है, तो लगभग लगभग 2 घंटे तक ये लियो लग्न चलेगा, 5:30 से लेकर 7:30 तक। तो अगर 5:30 बजे लियो शुरू हुआ है, 7:30 पे लियो खत्म हो जाएगा ऑन एन एवरेज। और अगर किसी बच्चे का जन्म 7:45 पे हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका जन्म जो होगा वो वर्गो असेंडेंट में होगा। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे 2 आवर्स के हिसाब से, तो उसके बाद अगर जो बच्चा 2 घंटे के बाद में पैदा होगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका जन्म या तो लियो में होगा या फिर वर्गो में होगा, क्योंकि 2 घंटे के आसपास का जनरली एक हाउस में एक जोडिक साइन रहता है। तो बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर हम लोग रोज का कैलेंडर भी देखेंगे और रोज के कैलेंडर के हिसाब से देख लेंगे कि आज मॉर्निंग में सन राइज के टाइम पे कौन सी लगन है या कौन सा स्टार उदय हो रहा है, तो हम लोग ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं 2-2 घंटे के डिस्टेंस के हिसाब से कि इस टाइम पर कौन सा असेंडेंट चल रहा होगा, आई मीन कौन सा स्टार उदय हो रहा होगा। तो ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और अदरवाइज तो आज की तारीख में सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल है ही है। तो यहां तक तो अभी हो गया इजी। अब इसके बाद जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि 12 राशियां हैं और 12 राशियों के नंबर्स फिक्स करे हुए हैं। फिक्स करने का पर्पस ये है कि हम अगर नंबर भी बोलेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हम किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो राशियां जो 12 हैं वो है एरिस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस एंड पाइसेस। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। मैंने इंग्लिश में जब बोला था तब भी मैंने सीक्वेंस में ही बोला था, और हिंदी में जब बोला है तब भी सीक्वेंस में ही बोला है। सीक्वेंस में बोलने का पर्पज ओनली इतना सा है कि अगर हम इनको नंबर से रेफरेंस दे देंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद करने का विषय है। वो इसलिए याद करने का विषय क्योंकि ये सीक्वेंस फिक्स है। जैसे हम लोगों ने अल्फाबेट्स याद करे हैं इंग्लिश के 26 अल्फाबेट A to Z, सिमिलरली अगर हम 1 से लेकर 12 तक की राशियों को भी सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है आगे की जर्नी को करना। तो सीक्वेंस सिंपल सा ये है कि 1 नंबर एरिस, 2 नंबर टॉरस, 3 नंबर जेमिनाई, 4 नंबर कैंसर, 5 नंबर लियो, 6 नंबर वर्गो, 9 नंबर सेजिटेरियस, 7 नंबर लिब्रा, 11 नंबर एक्वारियस, 8 नंबर स्कॉर्पियो, 12 नंबर पाइसेस। तो अगर मुझे बोलना है कि पाइसेस, इंस्टेड ऑफ सेइंग पाइसेस, अगर मैं बोलूंगा कि 12 नंबर की राशि में कोई ग्रह है, मतलब वो पाइसेस में है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं 5 नंबर में कोई ग्रह बैठा है, मतलब वो लियो के अंदर बैठा हुआ है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि स्कॉर्पियो में सन बैठा हुआ है, मतलब वो 8 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। सो इट इज वाइस वर्सा। यू कैन ईदर से द नेम ऑफ द जोडिक साइन और यू कैन से जस्ट द नंबर, बट नंबर हैज टू बी फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि हम सीक्वेंस उसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये नंबर सीक्वेंस जो है ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉरोस्कोप में नंबरिंग दी हुई है राशियों के लिए, किसी किसी में नाम भी दिया हुआ है। बट हमको नंबर अगर याद रहेंगे तो नाम भी याद हो जाएंगे, और नाम याद होंगे तो नंबर भी याद हो जाएंगे। सो सीक्वेंस हैज टू बी स्ट्रेट अवे 1 to 12, एरिस टू पाइसेस। सिमिलरली हाउस जो है, हाउस का एंटी क्लॉकवाइज 1 to 12, ये दो चीजें ध्यान रखने की है। अब एक और चीज है, क्योंकि आप लोगों को राशियां याद करनी है, हम सभी को राशियां याद करनी है, तो उसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में राशियों को याद करना चाहें तो एक छोटा सा तरीका है याद करने का। अगर हम साथ साथ राशियों के साथ साथ उसके लॉर्ड को भी याद करना चाहें तो, क्योंकि जो राशियां हैं इनको कोई ना कोई इनका कोई लॉर्ड है, यानी जो लॉर्ड है वो है प्लेनेट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 प्लेनेट्स के बारे में बात करी गई है। लो प्लेनेट्स क्या हैं? 7 तो हमारे जो डेज हैं वीक के, वही प्लेनेट्स हैं, और 2 छाया ग्रह बोले गए हैं जो कि केतु और राहु हैं। तो अगर हम 9 प्लेनेट्स की बात करते हैं, तो अगर हम डे से कनेक्ट करते हैं तो संडे यानी सन, मंडे यानी मून, ट्यूसडे यानी मार्स, ट्यूसडे से, वेंसडे से मरकरी को कनेक्ट किया है, फिर आया थर्सडे, थर्सडे से जुपिटर, फ्राइडे से वीनस, सैटरडे से अगेन सैटर्न। तो 7 तो हमारे जो दिन है उसी से रूलिंग प्लेनेट्स उनके फिक्स है। तो प्लेनेट्स के नाम तो फिक्स है। उसके अलावा 2 बाद में जो आए वो है राहु और केतु, जो कि छाया ग्रह हैं, जो कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, शेडो है ओनली। तो अब ये जो राशियां हैं, इन राशियों के भी लॉर्डशिप फिक्स है। इनके जो ग्रह, इनके जो राशि के जो स्वामी है वो भी फिक्स है। एरिस का जो स्वामी है वो मंगल है, टॉरस का स्वामी शुक्र है,
जेमिनी का स्वामी स्वामी बुध है, कैंसर का स्वामी चंद्रमा, लियो यानी सिंह का स्वामी सूर्य, वर्गो यानी कन्या का स्वामी बुध। इसमें एक खास बात देखने की यह है कि दो राशियां कैंसर और लियो ऐसी हैं जिनका स्वामी सूर्य और चंद्र है। मतलब 4 नंबर की राशि और 5 नंबर की राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। इसके अलावा बाकी की जो भी राशियां हैं उनमें से हर दो राशि का एक स्वामी है। मतलब 12 में से 2 माइनस कर लिए तो बचे 10, और 7 में से 2 माइनस कर लिए तो 5। तो 10 राशियों के स्वामी 5 हैं और बाकी कैंसर और लियो के स्वामी एक एक हैं, यानी कि चंद्रमा और सूर्य हैं। एरिस और स्कॉर्पियो के स्वामी हो गए मंगल, टोरस और लिब्रा के स्वामी हो गए वीनस, जेमिनाय और मरकरी के स्वामी हो गए, सॉरी, जेमिनाय और वर्गो के स्वामी हो गए मरकरी। सिमिलरली लिब्रा और टोरस तो मैंने आपको बताया ही था। स्कॉर्पियो और एरिस के भी मार्स हो गए। सेजिटेरियस और पाइसिस इसके स्वामी हो गए जुपिटर, और कैप्रिकॉर्न और एक्वारिस दो राशियां इसके स्वामी हो गए सैटर्न या शनि। अब ये थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके स्वामी क्या हैं, शुरुआत में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर हमको ये फिक्स हो गया हमारे दिमाग में कि राशि नंबर 4 यानी कि कैंसर और राशि नंबर 5 मतलब कि सिंह या लियो, इसके स्वामी फिक्स है और एक ही स्वामी है। इनके मतलब दो राशियों के एक स्वामी वाला चक्कर यहां पर है नहीं। तो अगर मैं ऐसा करूं फिक्स करके कि 4 नंबर की जो राशि है और 5 नंबर की जो राशि है, 4 मतलब कैंसर और 5 नंबर मतलब लियो, तो कैंसर राशि के स्वामी हो गए मून और लियो राशि के स्वामी हो गए सन। इसके बाद अगर हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है याद करना। अगर मैं सीक्वेंस को देखता हूं आपके लिए यहां पर, तो फर्स्ट हो गया एरिस, सेकंड हो गया टोरस, थर्ड हो गया जेमिनाई, फोर्थ हो गया कैंसर, फिफ्थ लियो, सिक्स हो गया आपका वर्गो, 7 हो गया लिब्रा, 8 हो गया आपका स्कॉर्पियो, 9 हो गया सेजिटेरियस, 10 हो गया कैप्रिकॉर्न, 11 हो गया एक्वारियस और 12 हो गया आपका पाइसिस। तो ये 12 राशिज हैं। अगर हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि 4 नंबर मून के पास है, 5th नंबर सन के पास है, तो हमारे लिए आगे का समझना थोड़ा इजी हो जाता है। तो जो 3 नंबर की राशि है, 3 नंबर मतलब जेमिनी, और 5 के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो 6, तो 6 नंबर मतलब वर्गो। तो इन दोनों के केस के जो लॉर्ड होंगे वो एक ही होंगे, वो है मरकरी। सिमिलरली और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां आ गया 2 और यहां आ गया 7। तो 2 और 7 अगर आ गया तो 2 नंबर की राशि यानी टॉरस और 7 नंबर की राशि यानी लिब्रा, इन दोनों के जो स्वामी होंगे वीनस होंगे। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं 1 और इधर आगे बढ़ते हैं 8, तो 1 नंबर मतलब एरिस और 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो। तो इसके स्वामी जो हो गए, इनके जो लॉर्ड हो गए वो हो गए मार्स। सिमिलरली और आगे बढ़ेंगे 9, इधर आगे बढ़ेंगे 12, क्योंकि 12 ही राशियां हैं। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 12, तो 9 और 12 इनके अगर जो लॉर्ड हैं वो हो गए जुपिटर। और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं 10 इधर और 11 इधर, तो इन दोनों राशियों के जो स्वामी हैं वो हैं सैटर्न। तो अगर ये दोनों फिक्स हो गए, 4 और 5 नंबर, तो आगे का कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। इसको समझने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। किसी के लिए एक विजुअल प्रेजेंटेशन के हिसाब से समझना, इजी करना, याद होना इजी है। किसी के लिए बिल्कुल फिक्स है कि हाँ 4 और 5 जो है वो मून और सन है, उसके अलावा हम लोग सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ जाएंगे, मरकरी विनस मार्स। किसी के लिए समझने का पॉइंट बिल्कुल स्नैपशॉट स्ट्रेट अवे 1 to 12 ये इसका स्वामी है, बहुत ईजी है। और किसी के लिए ये है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ जाता है। बट अलग अलग बुक्स में फनी फनी स्टोरीज हैं इसके ऊपर बनाई हुई। तो उन्हीं में से एक फनी स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी एक बार बहुत पहले, जो मुझे अच्छी लगी थी, वो मैं आपको सुना देता हूं इन राशियों को के लॉर्ड्स को याद करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी में सन और मून ये दो ल्यूनरीज हैं, इनको राजा या रानी की संज्ञा दी गई है नहीं, बट दी गई है। कहानी के रूप में अगर हम बात करेंगे तो सन और मून, सन जो है राजा है, मून जो है रानी है। इसके बाद जो मरकरी है, मरकरी इनका प्रिंस है कहानी के हिसाब से। वीनस जो है वो इनके सलाहकार हैं,
मार्स जो है वो सेनापति है, जुपिटर जो है वो गुरु है बाय डिफॉल्ट, और सैटर्न जो है वो सेवक है या सर्वेंट है। इस तरीके से ये इनका किंगडम है। किंगडम के जो राजा और रानी है वो है सन और मून। ये सन और मून जो है इनके पास इतना बड़े किंगडम में इनके पास इतना बड़ा महल है जिसमें करीब करीब 12 कमरे हैं या 12 रूम्स हैं। तो 12 रूम में से रूम नंबर 4 और रूम नंबर 5 वो हस्बैंड वाइफ राजा रानी ने डिसाइड कर लिए। 4 नंबर रूम में जाके रानी रहने लग गई यानी कि मून, और 5 नंबर रूम में जाकर राजा रहने लग गए यानी कि सन। तो सन और मून ने अपने अपने रूम डिसाइड कर लिए और रूम नंबर 4 में और 5 में जाके रहने लग गए। इसके बाद में इनका प्रिंस आया मरकरी। मरकरी अपने फादर के पास गया, सन के पास, कि मुझे भी एक रूम दीजिए, आपके पास इतने सारे रूम्स है, रूम खाली है, मुझे भी एक रूम दीजिए। तो क्योंकि वो फेवरेट है, प्रिंस है, उनका बेटा है, उन्होंने अपना एडजॉइनिंग रूम, पास वाला रूम राजा ने दे दिया। 6 नंबर का रूम मरकरी को दे दिया। अब मरकरी एक तो बच्चा है, बालक है, और ऊपर से तेज भी है। उसने सेम बात अपनी मदर से जाकर करी कि मुझे भी रूम दीजिए, रूम खाली है। मदर को आइडिया नहीं था कि उसको रूम ऑलरेडी मिल चुका है, नहीं। मदर ने भी उसको रूम नंबर 3 दे दिया, अपने पास वाला रूम, ताकि बच्चा अपने पास में रहे। तो उसने पापा के पास से भी एक, फादर के पास से भी एक रूम ले लिया और मदर के साइड से भी एक रूम ले लिया। तो मरकरी के पास आ गया रूम नंबर 3 और रूम नंबर 6, यानी कि राशि नंबर 3 और राशि नंबर 6। अब जब ये बात वीनस जो है, वीनस यानी कि इनके सलाहकार जो हैं इस किंगडम के, उनको भी लगा कि मुझे भी इतना बड़ा रूम्स वाला महल है, मुझे भी एक रूम मिलना चाहिए। मरकरी ने भी एक रूम लिया है। तो वो सन के पास गए, सेम उन्होंने भी सन से एक रूम मांगा। सबने कहा ठीक है, नेक्स्ट रूम तो मैंने मरकरी को दे दिया है, उसके आगे वाला रूम आप ले लो, 7 नंबर का। वीनस ने 7 नंबर का रूम ले लिया, अच्छी बात हो गई। जैसे ही उसको पता लगा कि मरकरी ने एक गेम प्लान किया है और सेम काम उसने आके मदर से यानी कि मून से मांगा है, उसी गेम प्लान को फॉलो करते हुए वो भी मून के पास गया यानी रानी के पास गया और बोला कि मुझे भी एक रूम दीजिए। रानी भी सेम लाइक राजा, उन्होंने मरकरी के आगे वाला रूम उनको दे दिया। तो अल्टीमेटली मरकरी के पास भी 2 रूम हो गए, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 7। सेम प्रोसेस जो है सेनापति ने भी फॉलो किया। सेम सेनापति को फिर रूम नंबर 8 मिला। और जब वो लेडी के पास गया, रानी के पास गया, तो रानी ने एक और रूम अलॉट कर दिया, रूम नंबर 1। तो रूम नंबर 1 और रूम नंबर 8 हो गए मार्स के पास में। सिमिलरली और आगे बढ़े तो सेम काम करा जुपिटर ने, गुरु ने। उन्होंने भी एक रूम राजा से लिया और एक रूम रानी से लिया। तो उनके पास रूम नंबर 9, और मून के थ्रू रूम नंबर 12 वो भी उनके पास आ गया। अब बचता था सर्वेंट यानी कि सेवक। सेवक ने कहा जब सबके पास 2-2 रूम है तो क्यों ना मैं डायरेक्ट ही मांग लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आप 2 रूम दे दीजिए, सबके पास 2-2 रूम है। ऑप्शन भी कोई था नहीं, पास पास के रूम थे। उन्होंने 11 नंबर और 10 नंबर के जो रूम जो है अलॉट कर दिए सेटर्न को। तो अगर इस कहानी को समझते हैं तो भी हमारे लिए इजी है याद करना कि कौन से नंबर का रूम नंबर किसको अलॉट किया। तो अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले मरकरी गया था, मरकरी के पास 6 नंबर और 3 नंबर के रूम अलॉट हुए। 6 नंबर था वर्गो, 3 नंबर था जेमिनाई। तो 3 नंबर और 6 नंबर की लॉर्डशिप आ गई मरकरी के पास में। फिर वीनस गए, वीनस के को भी 2 रूम अलॉट हुए, 2 नंबर का और 7 नंबर का। 2 नंबर मतलब टॉरस और 7 नंबर मतलब लिब्रा। तो वीनस के पास लॉर्डशिप आई टॉरस की और लिब्रा की। सिमिलरली मार्स के पास लॉर्डशिप आई 1 नंबर की और 8 नंबर की, यानी कि एरिस की और स्कॉर्पियो की। और सिमिलरली और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जुपिटर के पास लॉर्डशिप आई रूम नंबर 9 और 12, दैट मीन सेजिटेरियस और आपका पाइसिस। तो 9 और 12 और सेजिटेरियस और पाइसिस के लॉर्ड बन गए जुपिटर। और सैटर्न जिनके पास 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 के 2 रूम आ गए, रूम नंबर 10 और रूम नंबर 11, यानी कि कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस। तो ये 2 राशियां जो है वो सैटर्न की लॉर्डशिप के अंदर आ गई। तो इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो शायद इस तरीके से भी अगर याद कर सकते हैं तो वो भी एक इजी तरीका है। तो अगर अब देखा जाए तो ओनली राजा और रानी जो थे ओरिजिनल स्टोरी के, जो उस पूरे महल के मालिक थे, उन्हीं के पास एक एक रूम है। बाकी सबके पास 2-2 रूम है। तो चंद्रमा के पास भी एक ही है और सूर्य के पास भी एक ही है। कैंसर की लॉर्डशिप है और लियो की लॉर्डशिप है, बाकी सबके पास 2-2 लॉर्डशिप है। तो इस तरीके से राशियों के स्वामी निर्धारित हो गए या फाइनल हो गए। अब आप अगर स्टोरी के साथ समझना चाहे तो स्टोरी के साथ समझिए, ये जैसे भी समझना चाहे वैसे समझ सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये जो चीज है थोड़ी सी याद करने वाली है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो इसलिए दिमाग पर जोर डालने की भी टेंशन नहीं कि मुझे याद कैसे होगी, याद नहीं हो रही है। ओवर द टाइम जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें हमको याद हो जाती हैं। जी मिल जाएगी दीपक जी, नो इश्यू।
यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे अब हाउसेस के बारे में। हाउसेस जो हैं ये फिक्स हैं। फिक्स हैं बोलने का मतलब, जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट हाउस जो होगा वो फिक्स होगा। उसके आगे के हाउसेस जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 अप टू 12 होंगे, और ये फिक्स है। फिक्स बोलने का पर्पस ये है कि इस हाउस के जो एट्रीब्यूट होंगे वो फिक्स होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। जब भी अगर हम आगे फ्यूचर में हम या कोई भी बात करेगा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी हमारा फेटर्निटी में, अगर वो हाउस नंबर 1 की बात करेगा तो वो कुछ फिक्स एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेगा। तो ये जो फिक्स एट्रीब्यूट्स हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। हाउस नंबर 1 यानी कि लगन, यानी कि असेंडेंट, जो जिस समय पर जातक का जन्म हुआ उस समय पर जो तारा उदय हो रहा था, वो जो तारा था या राशि थी, वही उसका असेंडेंट राशि वहां पर आएगी। राशि जो आएगी असेंडेंट की वो अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि हर 2 2 घंटे में राशियां चेंज होंगी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो किसी के केस में यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ आएगा, यानी कि लियो हो सकता है। किसी के केस में 8 नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स स्कॉर्पियन। तो वो स्कॉर्पियन लिखा हुआ है या लियो लिखा हुआ है या एरिस लिखा हुआ है या नंबरिंग लिखी हुआ है, उसको भूलना है अभी के लिए हमको। और अभी हमको ओनली हाउस पर फोकस करना है। मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं अभी कोई भी राशि नहीं है, ओनली और ओनली हाउस है। तो जहां पे असेंडेंट लिखा हुआ है हमारी कुंडली में, या फिर जो सामने आपको हाउस दिख रहा है जहां पर लगन लिखा हुआ है, वही हमारा फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। हाउस की जो जर्नी है, ये जर्नी शुरुआत होती है हमारे पैदा होने से लेके हमारे अंत तक की एक जर्नी है, जिसके आसपास ही हमारा पूरा जीवन घटनाक्रम घटित होता है। तो फर्स्ट हाउस इसलिए सबसे पहले हमारे बारे में ही बात करता है। इस हमारे अलावा जो हमारे परिवार है, हमारा वर्क है, प्रोफेशन है, इसके ऊपर बाकी के 11 जो घर हैं उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। बट फर्स्ट हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेल्फ का हाउस है, हमारा खुद का हाउस है। खुद का मतलब सबकी कुंडली में अपना अपना। ये हमारे बारे में बताता है, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, हमारे फिजिकल बिल्ड के बारे में बताएगा, हमारी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताएगा, हमारे कॉम्प्लेक्शंस के बारे में बताता है कि कलर कैसा है, फेयर है, डार्क है, हाइट के बारे में बताएगा, जनरल फिजियोलॉजी क्या है, जनरल साइकोलॉजी क्या है, मेंटल एटीट्यूड क्या होता है, अप्रोच क्या है हमारी किसी चीज को लेके, हमारी मेंटलिटी क्या है। और फिजिकल बॉडी पार्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे हेड के बारे में बात करता है। तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि 12 के 12 घर इंपॉर्टेंट है, बट आप बोल सकते हैं कि हमारी कुंडली का मेन जो एनर्जी सोर्स है असेंडेंट का, वो फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस के साथ ही बाकी के हाउसेस को भी एनर्जी मिलती है, और हमारे जीवन का निर्धारण भी कहीं ना कहीं ये फर्स्ट हाउस और इस फर्स्ट हाउस का लोड करता है कि हमारा जीवन आगे कैसा जाएगा। तो अगर हमको हमारे बारे में समझना है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी मेंटलिटी, हमारे फिजिकल बिल्ड, कॉम्प्लेक्शन सामने वाले का, हमारा मतलब सामने वाले का जो भी नेटिव आ रहा है उसको समझना है, तो हमको उसके फर्स्ट हाउस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है, कॉम्प्लेक्शंस, कलर्स। तो इसको हमको हमेशा समझना है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से। अगर कोई प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी है कि फर्स्ट हाउस में हम लोग बोलेंगे कि कलर फेयर होगा, बट अगर सेम प्लेनेटरी पोजीशन किसी अफ्रीकन के चार्ट में मिलेगी तो हम लोग ये बोलेंगे कि कलर फेयर होगा, तो शायद सही नहीं है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही ये चीजें बोली जाएंगी। तो जो चीज इंडिया में या पर्टिकुलर स्टेट में फॉलो होगी, जो सिस्टम यहाँ का फॉलो होगा, वो किसी और कंट्री में फॉलो होगा नहीं है, क्योंकि वहां की देश काल और परिस्थिति अलग होगी। सिमिलरली हाइट का मैंने पॉइंट बोला एक फिजिकल अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया की एक एवरेज हाइट अलग है, अमेरिकन की एवरेज हाइट एक अलग है, जापानीज की एवरेज हाइट अलग है। अगर मैं हाइट बोलूं किसी की बहुत टॉल होगा, बट एवरेज हाइट अगर कम है उस कंट्री की, तो वो टॉल नहीं होगा। और अगेन ये रेफरेंस का पॉइंट है, किसके कंपेरेटिवली हम लोग रेफरेंस निकाल रहे हैं। तो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमको इन चीजों का डिसीजन लेना है। बाकी ओवरऑल एटीट्यूड क्या है वो भी फर्स्ट हाउस से पता लगेगा। जनरल सबसे ज्यादा देखा जाए तो फिजिकल हेल्थ का भी आइडिया जो है फर्स्ट हाउस से लिया जाता है, कि ओवरऑल हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी, या ओवरऑल हेल्थ को वो सस्टेन कैसे कर पाएगा, या उसको चैलेंज को कैसे ले पाएगा, वो भी फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लोड से समझ में आता है। तो आप जो बोल सकते हैं
कि जो हम लोग थोड़ी देर पहले एक स्टोरी में बात कर रहे थे कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी परिस्थिति या चेंज के लिए एक रीजन जिम्मेदार होता है, वो होता है एक्शन। और एक्शन के लिए जो चीज जिम्मेदार होती है वो होती है एनर्जी। तो फर्स्ट हाउस यानी हमारे जन्म के टाइम पे जो एनर्जी का हमको, जो हमको एनर्जी का प्लिथोरा मिला है, वो फर्स्ट हाउस से आता है कि हमको क्या एनर्जी के साथ में इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर भेजा गया है, हमारी एनर्जी क्या है, क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट हाउस हमारे बारे में बात करता है। फर्स्ट हाउस के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस है, एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो ये है 2 नंबर का घर। तो सेकंड नंबर का जो हाउस है, इसको वैदिक लैंग्वेज में बोला जाता है धन भाव, या फिर फैमिली या कुटुंब का भी भाव इसको कहा जाता है। धन भी और फैमिली भी, दोनों ही भाव का कारण ये है। फर्स्ट हाउस हमारा था, सेकंड हाउस हमारी फैमिली के बारे में बात करता है। इसके अलावा ये जो हाउस है, ये हमारा जो सामने का जो फेस दिख रहा है, ये भी इसमें एक रीजन आता है। मतलब हमारी आंखें, हमारे दांत, ये भी सेकंड हाउस से आते हैं। हमारे बोलने का तरीका, स्पीच, वाणी, हम मृदुल बोल रहे हैं, सौम्य बोल रहे हैं, हार्ड बोल रहे हैं, हार्श बोल रहे हैं, वो भी सेकंड हाउस से आता है। इसके अलावा फैमिली तो आती ही आती है। फैमिली का मतलब जब हम लोग हमारी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे आसपास चाचा ताया नाना दादा दादी, एक तरीके से जनरल फैमिली, या फिर आप बोल सकते हैं फैमिली का मतलब हमारा सरनेम, हमारा फैमिली का नेम, वो भी सेकेंड हाउस से आता है। हमारे फैमिली का कितना नाम है, कितनी बड़ी हमारी फैमिली है, कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग हो सकते हैं, उन सब का आइडिया जो है हमारी फैमिली का, वो सेकेंड हाउस से लिया जाता है। इसके अलावा हमारा एक्यूमुलेटेड मनी यानी संचित धन, जो हमारी सेविंग्स है, उसका आइडिया भी सेकेंड हाउस से लिया जाता है। तो हमने जो भी सेविंग्स करी है, जो भी हमने एक्यूमुलेशन करा है अपने धन का, वो सेकेंड हाउस से आएगा। फिर फूड, हम किस तरीके का खाना खाते हैं। फर्स्ट में हम पैदा हुए, सेकंड में हमारे खाने की बात, हमारे फैमिली की बात और हमारे बॉडी की बात हुई। तो हमारा फूड, टाइप ऑफ फूड, हम लोगों को किस तरीके का फूड पसंद है, गर्म पसंद है, ठंडा पसंद है, सात्विक तामसिक रासिक, वेज नॉन वेज, किस तरीके का फूड हमको पसंद है, मसाले पसंद है या नहीं पसंद है, इसका डिसीजन भी सेकंड हाउस से हो जाता है। और थ्रोट, क्योंकि मैंने कहा वाणी, तो वाणी के केस में थ्रोट या गर्दन, इसका भी एक रोल है। और इसके अलावा टीथ, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन में जो भी आता है हमारे बोलने में, वो सारा एक्सप्रेशन का हाउस जो है वो सेकेंड हाउस है। और इसके बारे के अलावा हमारे को अगर फादर की साइड से स्टेप सिस्टर्स या ब्रदर्स देखने हैं, तो वो भी एक हमको हेल्प करता है सेकेंड हाउस पता करने में। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सेकेंड हाउस के बाद में नेक्स्ट जो हाउस आता है वो है थर्ड हाउस। अगेन एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे। इस थर्ड हाउस को बोला जाता है पराक्रम का भाव, करेज का भाव। इसको पराक्रम भाव बोलते हैं, साहस बोलते हैं, ये नाम है। अगर हम इनको नाम से भी याद करेंगे इन हाउसेस को, तो भी हमारे लिए कनेक्शन करना इजी है। मतलब एट्रीब्यूट्स का अगर कीवर्ड भी यूज करेंगे तो हम लोग उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड हाउस है पराक्रम का भाव। पराक्रम का भाव मतलब हम लोग क्या एक्शन लेते हैं किसी काम के आने पर। एक्शन लेने के अलावा हम लोग कितने एफिशिएंटली उस काम के लिए आगे बढ़ते हैं, साहस कितना है, ये सब पराक्रम का भाव है। इसके अलावा ब्रदर्स, हमारे छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स का हाउस भी यही है। फर्स्ट हाउस में हम खुद थे, सेकंड में हमारी फैमिली आई, थर्ड में हमारे आ गए छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स, तो उनका भी हाउस यही है। इसके अलावा हम लोग अगर कोई शॉर्ट जर्नी करते हैं, शॉर्ट जर्नी करने का मतलब जिसको हम लोग कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, तो वो जो जर्नी है वो भी इसी हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा ये हाउस है कम्युनिकेशन का। सेकेंड हाउस में हमारी वाणी थी कि हम कैसे बोलते हैं, सौम्य हैं, कठोर हैं। बट कम्युनिकेशन में हमारी कम्युनिकेशन कैसी है, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, मतलब प्रेजेंटेबल है या नहीं है, कम्युनिकेशन अटक के हो रहा है, एक फ्लो में हो रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कि क्या हम अपनी बात दूसरे को समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, या दूसरे की बात हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, ये थर्ड भाव से आती हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म, मीडिया, कम्युनिकेशन यानी मोबाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एट्रीब्यूट्स फिक्स होते हैं, तो थर्ड हाउस के बारे में बात होगी तो बाय डिफॉल्ट हम इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। या फिर अगर इन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात होगी तो हम लोग जो है इस पर्टिकुलर हाउस को एज ए रेफरेंस चेक कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं स्लाइड्स पे, कुछ 7-8 या 10-11, ये हैं, ऐसा नहीं कि यही फिक्स है। इसके अलावा अगर अच्छी जो बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, उनमें एक एक हाउस के ऊपर 70-70, 70-70 एट्रीब्यूट्स हैं। बट वो 70 एट्रीब्यूट्स को समझना भी थोड़ा सा टिपिकल है। तो अगर हम लोग ये बेसिक समझ लेंगे, तो शायद हम इसके आगे के जो 60 या 50 एट्रीब्यूट्स हैं, वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और वो समझना भी हमको हमारे ही हिसाब से समझना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा होता है। फिर उसको डिकोड करना और समझना, और समझ के उसको मतलब प्रैक्टिस में लेना, वो एक अलग बात हो जाती है। तो अभी कंफ्यूज ना होके हम लोग 8-10 जो भी एट्रीब्यूट है उससे कनेक्ट करके सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर ओवर द टाइम अगर आप लोगों को लगेगा कि हमको और एट्रीब्यूट जानना है, समझना है, तो फिर हम लोग किसी बुक को रेफर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो भाव था, ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में था। इसके अलावा फिजिकल बॉडी के ऊपर बात करें, तो हमारे हैंड्स और शोल्डर्स को भी थर्ड हाउस बताता है। और इसके अलावा हमारे नेबर्स यानी पड़ोसी जो हैं हमारे आसपास के बारे में भी हमारा थर्ड हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस सेल्फ के बारे में, सेकंड हाउस हमारी फैमिली के बारे में, थर्ड हाउस हमारे आसपास के बारे में, हमारे नेबर्स के बारे में, हमारे भाई बहन के बारे में। तो ये 3 हाउस तो बहुत क्लियर है, जर्नी को अगर देखते हुए चलते हैं। हम, हमारी फैमिली, हमारा पड़ोस। अब आते हैं हाउस नंबर 4 पे। हाउस नंबर 4 को बोला जाता है सुख भाव। जहां पे हमको पीस ऑफ माइंड मिलता है, जहां पर हमको शांति मिलती है, वही है सुख भाव। इसको मातृ भाव भी कहा गया है, यानी माता की जगह। जनरल कंसेप्ट है कि माता के आंचल में ही सबको शांति मिलती है। सिमिलरली फोर्थ हाउस भी वो जगह है जहां पर हमको परम सुख, परम शांति का अनुभव अनुभव होता है। मतलब शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड होता है, लाइफ में शांति होती है। तो वो जो जगह है सुख भाव, जो हमको कहीं ना कहीं लाइफ में रिलैक्सेशन को भी देती है, वो जो भाव है वो फोर्थ हाउस देता है। तो ये मातृ का भाव है, मदर का भाव है। अभी तक हम लोगों ने फैमिली के बारे में बात करी थी, छोटे भाई बहनों के बारे में बात करी थी, बट पर्टिकुलरली मदर के बारे में बात नहीं करी थी। तो स्पेसिफिक अगर हमको किसी की होरोस्कोप से उसके मदर के बारे में समझना है, उसकी मदर से उसका रिलेशनशिप, उसकी मदर का नेचर, उसकी मदर की फैमिली के बारे में समझना है, तो हम फोर्थ हाउस को एज ए रेफरेंस काउंट कर सकते हैं। तो ये मदर का भाव है। स्टेप मदर का भी सेम बात है, माता या माता तुल्य जो भी लोग होंगे उनके लिए सेम बात है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा सुख का भाव है, तो सुख आज के जमाने में हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे 4 पहिया वाहन है, व्हीकल्स हैं, ये भी सुख का ही भाव है। तो प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, मदर, इन सब चीजों के बारे में हमारा फोर्थ हाउस हमको बताता है। अगर हम फिजिकल बॉडी के बारे में बात करेंगे, तो चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग्स और हार्ट। हार्ट किसी बुक्स में इसको हार्ट कहा है, किसी में नहीं कहा गया है, बट हम लोग इसको हार्ट लेकर भी समझ सकते हैं, और नहीं भी लेकर समझते हैं तो हार्ट को साइड में करेंगे अगर, तो चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग्स, ये जो है बॉडी के पार्ट्स फोर्थ हाउस से कनेक्ट करे गए हैं। फिर आता है फिफ्थ हाउस, यानी पुत्र भाव। पुत्र मतलब किड्स, चिल्ड्रन, संतान का भाव है ये। तो इसको संतान का भाव कहा है, पुत्र भाव कहना गलत है, संतान का भाव है। पुत्र हो या पुत्री, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। तो चतुर्थ भाव हमारा मातृ स्थान था। फिफ्थ भाव जो है वो है हमारा बेसिकली संतान का भाव, यानी हमारी प्रोजनी, आगे की जनरेशन के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में इन द सेंस कि चिल्ड्रंस कैसे होंगे, उनके बारे में ये हाउस बताएगा। इसके अलावा ये बताएगा कि हमारी बेसिक एजुकेशन क्या है, जनरल एजुकेशन क्या है, हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ग्रेस्पिंग पावर क्या है। इसके अलावा लाइफ में जो लव अफेयर्स होते हैं वो भी ये बताएगा। फिर हार्ट और नोट हार्ट, हार्ट और स्टमक। तो हार्ट और स्टमक के बारे में भी ये हाउस बताता है। फोर्थ हाउस चेस्ट का, लंग्स का था। फिफ्थ हाउस हार्ट एंड स्टमक का है। इसके अलावा हमारे पूर्व पुण्य, हम लोग पिछले जन्मों से क्या क्या चीजें लेकर आए हैं, वो पूर्व पुण्यों के बारे में भी अगर कोई बात होती है तो वो भी जो है फिफ्थ हाउस से होती है। मंत्रा के बारे में, हमारा मंत्र कौन है, किसका करना चाहिए, इष्ट कौन हो सकते हैं, वो भी इससे होता है। हीलिंग का भी हाउस कहा गया है। और इन सबसे ऊपर गैम्बलिंग का, स्पेकुलेशन का, लॉटरी का हाउस भी फिफ्थ नंबर का हाउस है। तो जब हमको गैम्बलिंग को समझना है, कोई स्पेकुलेशन हो रहा है, शेयर मार्केट लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट है, स्पेकुलेशन से, तो वहां से भी फिफ्थ हाउस को देखा जाएगा। लव अफेयर जो आजकल के जनरल क्वेश्चन हैं, उसमें भी फिफ्थ हाउस को देखा जाएगा। बच्चों के बारे में समझना है तो भी हमको फिफ्थ हाउस के बारे में समझना होगा। और अगर हमको जनरल स्टडीज, बेसिक स्टडीज के बारे में समझना है तो भी हमको फिफ्थ हाउस समझना होगा। इसके अलावा अगर हम सेम सीक्वेंस जो हमने हमारे लिए फॉलो करी थी, और सेम सीक्वेंस अगर हम अपनी माता के लिए फॉलो करते हैं, मदर के लिए,
तो ये हाउस हो जाएगा मदर के हाउस से सेकेंड हाउस। तो अगर हमारा सेकेंड हाउस हमारे लिए हमारी फैमिली थी, तो मदर के हाउस से मदर का सेकेंड हाउस मदर की फैमिली हो जाएगा। तो अगर ये हाउस मदर की फैमिली है, तो हमारे लिए हमारा ननिहाल भी हो सकता है। ननिहाल बोलने का मतलब नाना वाली जगह। तो वो भी हो हमारे लिए हो सकता है। तो हमारे केस में ननिहाल बोल सकते हैं, या मदर के केस में मदर की फैमिली का हाउस भी यही है, सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। इसके बाद आगे आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को बोलते हैं रिपु भाव। रिपु यानी शत्रु, शत्रु का भाव। वैदिक कल्चर में षड रिपु कहे गए हैं। षड रिपु मतलब सिक्स एनिमीज। सिक्स एनिमीज जो का जो हाउस है वो भी ये है। सिक्स एनिमीज क्या क्या है? काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह और ईर्ष्या। काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या। तो ये जो छह है, ये षड रिपु जो कहे गए, इसका हाउस भी जो है वो है सिक्स हाउस। तो हमारे ओपन एनिमीज का हाउस भी सिक्स हाउसेस है। एनिमीज बोलने का मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एनिमीज मतलब ऐसा ही कोई इंसान जो हमको मारने के लिए खड़ा है। एनिमीज कुड भी कंपटीशन आज की तारीख में। तो जो कंपटीशन है वो भी हमको फाइट करनी है, वो भी हमारे लिए, हमारे सामने वाला हमारे लिए एक एनिमी, हमको एक पोजीशन लेनी है। हमारी जॉब में भी अगर कंपटीशन चल रहा है, प्रमोशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सिक्स हाउस को देखा जाएगा। इसके अलावा एनिमीज क्या क्या हो सकते हैं? एनिमीज हो सकते हैं आज की तारीख में डिजीज हमारी, जिनसे हमको लड़ाई करनी है, जो भी बीमारियां हैं। तो बीमारियों का घर भी यही है। डेब्ट्स, हमारे ऋण का भी घर यही है, क्योंकि वो भी हमारे लिए एनिमी एक बार आ जाता है तो उसको खत्म करना भी आसान काम नहीं होता है। तो वो भी एक एनिमी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो डेब्ट्स का, डिजीज का और एनिमीज का, इस तरीके से इस हाउस को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा अगर हम इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे हाउस से थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का है, तो हमारे मदर के हाउस से थर्ड हाउस यानी कि सिक्स नंबर का हाउस उनके भाई बहनों का है। तो मदर के भाई बहन यानी हमारे मेटरनल अंकल्स, हमारे मेटरनल अंकल्स, आंट्स, मामा, मौसी, इनका भी थर्ड हाउस मदर के केस में, हमारे केस में सिक्स हाउस से भी हम उनको देख सकते हैं। फिर इसके अलावा सिक्स हाउस जो आता है वो आता है जॉब का। यानी अगर हम एम्प्लॉय हैं, जॉब में हैं, सर्विस में हैं, उसके केस में भी सिक्स हाउस देखा जाएगा। सिमिलरली हमारे केस में भी देखा जाएगा, और हमारे सर्वेंट्स के केस में भी, अगर हमारे भी सर्वेंट्स हैं जो हमारे लिए सर्विस कर रहे हैं, तो उनके केस में भी हमारे सिक्स हाउस को देखा जाएगा हमको। तो ये सिक्स हाउस हमारे सर्वेंट्स के बारे में बताएगा और एज ए एम्प्लॉय हमारे बारे में बताएगा। इसके अलावा डेली रूटीन के बारे में भी सिक्स हाउस बताता है। डेली रूटीन बोलने का मतलब हमारी दिनचर्या क्या है, हम काम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सिक्स हाउस बताता है। हमारा डेली रूटीन देखा जाए तो ये जो षड रिपु जो मैंने बोले थे उसी के आसपास घूमता है। हम डेली रूटीन बोलो या लाइफ बोलो, इन छह रिपुओं के आसपास ही घूमती रहती है। कभी हम भय से कोई काम कर रहे होते हैं, कभी लोभ से, कभी मोह से, कभी मद से, कभी ईर्ष्या से। तो ये जो षड रिपु हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन का पार्ट उसको भी दिखाता है। तो डेली रूटीन को भी हमारा सिक्स हाउस बताएगा। और अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करेंगे तो फिजिकल बॉडी के केस में जो आपका ये हाउस है वो किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन और मैरिज प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। तो अगर आप लोग ओके हैं तो आज हम लोग छह ही हाउस के बारे में बात करते हैं, या कंटिन्यू करें 12 हाउस तक, क्योंकि 9 बजने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे ही बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेवेंथ नंबर के हाउस की। सेवेंथ नंबर का जो हाउस है, ये हाउस है मैरिज का हाउस या पार्टनरशिप का हाउस। तो सिक्स नंबर से हमने एज एन एम्प्लॉय सर्विस को देखा, बस सेवेंथ नंबर से हम बिजनेस पार्टनरशिप या पार्टनरशिप के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे स्पाउस, मैरिज के बारे में बात हो सकती है, मैरिज का हाउस है ये। फर्स्ट हाउस के बैंग अपोजिट ये हाउस आ रहा है। फर्स्ट हाउस ये था, और ये हाउस सेवेंथ नंबर का हमारे पार्टनर का या स्पाउस का है। तो फर्स्ट हाउस को कंप्लीट करने का काम भी सेवेंथ हाउस करता है। विदाउट सेवन हाउस देखा जाए तो फर्स्ट हाउस इनकम्प्लीट है। तो सेवन हाउस एज अ सेल्फ हमको कंप्लीट करने का काम भी करता है। हमारी लाइफ में पार्टनरशिप, स्पाउस, मैरिज, इन सब का जो कारण है वो है सेवेंथ हाउस। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हमारे स्पाउस का हाउस है ये। फोर्थ नंबर का हाउस हमारी मदर का था, सेवेंथ नंबर का हाउस हमारा स्पाउस का हाउस है। और जब स्पाउस आता है या पार्टनरशिप का हाउस आता है, तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल रिलेशनशिप का भी हाउस बन जाता है, और कहीं ना कहीं ये लीगल पॉइंट्स का भी हाउस बन जाता है। यहाँ पे लिटिगेशन जैसे पॉइंट्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं। और फिजिकल बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट पार्ट्स बॉडी के, और साथ में लोअर बैक का भी पार्ट जो है वो देखा जाता है।
तो कंप्लीटली स्पाउस का पार्ट है। स्पाउस के अलावा देखा जाए तो पार्टनरशिप का हाउस है। मदर के केस से कनेक्ट करेंगे तो मदर की मदर का घर भी है, बोल सकते हैं इसको, फोर्थ हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और इसके अलावा बच्चों का हाउस तो है ही है ये, सॉरी, बच्चों का रिलेशनशिप का हाउस है। बच्चों के केस में काउंट किया है तो सेकंड सेकंड चाइल्ड का भी हाउस ये काउंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हाउस है वो है एट्थ हाउस। इसको कहीं पर मृत्यु का घर, मृत्यु भाव बोलते हैं, कहीं पर आयु भाव बोलते हैं। कैसे भी बोला जाए बात तो एक ही है। मृत्यु है तो कहीं ना कहीं आयु के बारे में ही बात हो रही है, और अगर आयु के खत्म होने के बारे में बात होगी तो मृत्यु के बारे में बात होगी। ये तो सार्वभौमिक सच है। तो हम इसको पॉजिटिव वे में आयु भाव बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस हाउस से हमको आइडिया आता है एज का, लॉन्जिटिविटी का, कितनी लंबी आयु होगी, लंबी आयु होगी या नहीं होगी, जल्दी डेथ हो सकती है नहीं हो सकती है। उस तरीके से देखा जाए तो मृत्यु का भाव भी है और एज का भी भाव है। और अगर इसी चीज को और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ये जो भाव है ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। मतलब ये परि ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्रांति लाने का भाव है। एक तरीके से ये लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। मृत्यु भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। ये मृत्यु जनित या मृत्यु के समान कोई घटनाएं होती है वो भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती हैं। जब मन करता है ना कि आगे लाइफ ही ना हो, इससे अच्छा तो मृत्यु हो जाए, और उसके बाद अगर कोई इंसान एक्शन लेता है तो भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जो लोग पूरी लाइफ में फुल मस्ती में रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनके ऊपर एकदम से अगर प्रेशर आता है और प्रेशर के बाद में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो इसी हाउस से आती है। तो प्रेशर आने का मतलब है ये हाउस आपको पेन भी देगा, दर्द भी देता है, क्योंकि बोलते हैं नो पेन नो गेन। तो अगर पेन आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होएगी, तो ये अल्टीमेटली पेन का भी कारक है। अभी पेन को हम लोग पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करेंगे या पेन को नेगेटिव वे में करके डेथ की तरफ जाएंगे, ये हमारी एनर्जी जो हमको मिली है प्लस हमारी खुद की विल से डिसाइड हो सकता है। बट जनरली देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी भी तरीके से देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। इसके अलावा अनअर्न्ड मनी जो कि किसी भी वे में हो सकती है, इंश्योरेंस का पैसा हो, किसी लॉटरी का पैसा हो, किसी हेरिटेंस में कोई पैसा मिला हो, तो अनअर्न्ड मनी का जो हाउस है वो भी यही है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन से अगर कनेक्ट करते हैं तो ये हाउस रिसर्च का भी है। अगर हमको रिसर्च करनी है, कहीं पे डेप्थ रिसर्च में जाना है, तो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन देता है। और रिसर्च की अगर बात करते हैं तो सबसे आगे रिसर्च में पॉइंट हम बात करेंगे तो ऑकल्ट साइंस की, एस्ट्रोलॉजी की। तो वो वाली रिसर्च, उस विद्या में जाना, वो भी इसी हाउस से ही कनेक्ट होती है। और ये ऑकल्ट साइंस हो या कोई भी रिसर्च हो, अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन बनती है। तो हमारी ऑकल्ट साइंस को देखा जाए, रिसर्च को जाए, डीप रिसर्च को देखना है, तो भी हम लोग एट्थ हाउस को देख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा पेन, तो पेन में कुछ डिसीज ऐसी हैं जो कि क्रोनिक हैं, जिनको मतलब सही होना या सही होंगी नहीं ओवर द पीरियड, वो आपको खत्म करेंगी, क्रोनिक हैं। वो डिजीज भी जो क्रोनिक डिजीज हैं वो भी एट्थ हाउस से देखी जाती हैं। और फिजिकल बॉडी पार्ट्स में हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और ये सब जो है चीजें देखी जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो एक और चीज सेम वे में अगर कनेक्ट करते हैं तो ये जो हाउस है ये हमारे स्पाउस का सेकंड हाउस है। हमारा सेकंड हाउस हमारी फैमिली थी, हमारे स्पाउस का सेकंड हाउस स्पाउस की फैमिली है, और स्पाउस की फैमिली हमारी कौन हो गई, हमारे इनलॉज हो गए। तो ये हाउस हमारे इनलॉज को भी बताता है, यानी हमारे ससुराल पक्ष के बारे में भी इसी हाउस से आइडिया आता है। तो एट्थ हाउस हमारे ससुराल को दिखाएगा, इनलॉज को दिखाएगा, भले वो लड़का है लड़की, दोनों के ही केस में। और अदर दिन डेट जो मैंने आपको कहा, इनहेरिटेड मनी, अनअर्न्ड मनी, इवन अनअर्न्ड मनी में आप बोलते हैं डोरी, डोरी से जो मनी आती है वो भी। और ट्रांसफॉर्मेशन और पेन का जो हाउस है वो है एट्थ हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि अल्टीमेटली ये भी लाइफ में परिवर्तन लेके आ रहा है। इसके बाद जो नाइन्थ नंबर का हाउस आता है, वो 9 नंबर का हाउस को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इसको कहा गया है भाग्य का स्थान, भाग्य का भाव, धर्म का स्थान, पिता का, पिता भी से भी कनेक्ट करा गया है। अब भाग्य कितना इंपॉर्टेंट है ये तो मतलब बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते हैं भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखा जाए तो कर्म और भाग्य दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारी चीजों को करने के लिए। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाग्य इंपॉर्टेंट नहीं है कर्म इंपॉर्टेंट है, तो उनको ये वाला हाउस क्लियरली जवाब दे सकता है कि बिना भाग्य के कर्म में भी आउटकम नहीं आता है। अगर आप किसी बंजर जमीन पर खूब ट्रैक्टर चला चला के हल जोत रहे हैं,
तो कोई गारंटी नहीं कि वहां पे उत्पादन हो पाएगा, आपका प्रोडक्शन कुछ हो पाएगा। बट अगर भाग्य ने साथ दिया तो चीजें हो जाती हैं। तो भाग्य जो है कई बार वो राजा को रंग, रंग को राजा बना देता है। तो इसलिए भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट धर्म का भी हाउस बोला गया है। धर्म यानी ड्यूटी। ड्यूटी जो मैं हर बार बोलता हूँ, वास्तु में भी बोलता हूँ, ड्यूटी मतलब धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, रिलीजन नहीं। धर्म मतलब हमारे धर्म एज ए ड्यूटी क्या है। हमारा एक पुत्र होने की वजह से पुत्र धर्म क्या है, पिता होने की वजह से पिता धर्म क्या है, भाई होने की वजह से भ्रातृ धर्म क्या है, राजनीति में तो राजधर्म क्या है। तो हमारा जो धर्म है उस जगह के हिसाब से, उस रोल के हिसाब से, वो धर्म भी इसी जगह से आता है। इसके अलावा लीगलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी भी चीज के इंस्टीट्यूशन की लीगलिटी के बारे में भी ये हाउस बताता है। सेवेंथ हाउस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि ये हाउस है मैरिज का। मैरिज का हाउस लीगल है या नहीं है, लीगल तरीके से शादी हुई है या नहीं हुई है, उस लीगलिटी को भी, उस इंस्टीट्यूशन को भी ये हाउस कनेक्ट करता है। मैं एक आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। कई बार होरोस्कोप में लोग बाग लेकर आते हैं कि शादी नहीं हो रही है बच्चे की या बच्ची की, और हम लोग देखते हैं और सेवेंथ नंबर का हाउस चेक करते हैं और दिखता है कि शादी के तो योग पूरे पूरे बन रहे हैं। ठीक है। और उसका पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों के कि सर शादी के योग आप बोल रहे हैं बन रहे हैं, पर शादी का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, शादी के भी अलग अलग मीनिंग्स हैं, गंधर्व विवाह, यक्ष विवाह, इस तरीके से। तो एक शादी है जो लीगल तरीके से होएगी, जहां पर 7 फेरे लिए जाएंगे या 7 वचन होंगे, या जो भी लीगल तरीका है, जिस भी धर्म के हिसाब से लीगल तरीके से शादी करना, और एक लिव इन रिलेशनशिप में रह के शादी की तरह रहना। तो जो शादी की तरह रहना है वो भी ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो शादी के ही पूरे आपके योग हैं। अब अगर हम लिव इन में रह रहे हैं, शादी लीगल तरीके से नहीं हुई है, तो सेवंथ हाउस तो एक्टिवेट दिखेगा, क्योंकि शादी के भाव, शादी के योग दिखा रहा है वो सेवंथ हाउस आपको। बट क्योंकि वो लीगल है ही नहीं, तो नाइन्थ हाउस से कनेक्शन नहीं दिखेगा। तो अगर शादी की लीगलिटी को भी कंफर्म करना है तो नाइन्थ हाउस को भी देखा जाता है। इसके अलावा लॉन्ग जर्नी के बारे में, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है उसके बारे में यह हाउस बताता है। फिर रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, तीर्थ स्थान, जो भी है रिलीजियस प्लेसेस, उनके बारे में भी नाइन्थ हाउस से कनेक्ट करते हैं। और इन सब के ऊपर अगर देखा जाए तो फादर का हाउस भी नाइन्थ हाउस से कनेक्ट करते हैं। फादर ही हैं जो बच्चों को जन्म लेने के बाद में उसको धर्म सिखाते हैं। कहीं ना कहीं फादर के वजह से ही शुरुआत का जो भाग्य है वो बच्चे को मिलता है। तो ये फादर का, ये टीचर का भी हाउस है, गुरु का भी यही हाउस है। तो नाइन्थ हाउस से हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स, अगर हमारे ऑफिस के जॉब के भी कोई सीनियर्स है तो उनको भी हम लोग यहीं से देखेंगे, फादर को भी यहीं से देखेंगे, टीचर को भी यहीं से देखेंगे। और इसके अलावा अगर बॉडी पार्ट्स में बात करेंगे तो हिप्स एंड थाइस के बारे में नाइन्थ हाउस से कनेक्ट करते हैं। नाइन्थ हाउस के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस जो है कर्म का स्थान है। कर्म का स्थान मतलब हमारा प्रोफेशन। सिक्स्थ हाउस में हमने सर्विस देखी थी, जॉब देखा था। टेंथ हाउस में हमारा कर्म, प्रोफेशन, ये ऑक्यूपेशन देखा जाता है। तो नाइन्थ हाउस भाग्य था, अब भाग्य के एकदम बाद आ गया हमारा कर्म, हमारा प्रोफेशन। तो टेंथ हाउस से हमारा कर्म देखा जाता है। इसके अलावा ये हाउस से हमारी फेम भी देखी जाती है, प्रसिद्धि भी देखी जाती है। उसके पीछे लॉजिक ये है फेम से देखने का, एक तो हमारे कर्म हमारा फेम डिसाइड करते हैं। दूसरा, हॉरोस्कोप के पॉइंट से देखा जाए तो जैसे ईस्ट में जो तारा उदय हो रहा था वो हमारा लग्न था, बट पैदा होने के समय जो हमारे सर के ऊपर एकदम ऊपर था वो था हमारा टेंथ हाउस या साउथ। तो हमारा जो टेंथ हाउस जो हमारे सर के ऊपर था वो डायरेक्ट हमारे पर उसका भी प्रभाव पड़ता है। और हमारे सर के ऊपर टेंथ हाउस के ऊपर देखा जाए तो सन और मार्स ये दोनों दिग्बली होते हैं। दक्षिण में दोपहर 12 बजे सन सबसे ज्यादा दिग्बली होता है। ओवरऑल दक्षिण दिशा में मार्स दिग्बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। तो सन और मार्स ये दोनों भी एक्शन के कारण है, कर्म के कारक हैं। और सन से प्रसिद्धि भी आती है। तो फेम भी एक रीजन है जो टेंथ हाउस से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा सोशल स्टेटस क्या है, पहचान क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, टेंथ हाउस से कनेक्ट होता है पूरा। इसके अलावा टेंथ हाउस, जैसे मैंने आपको कहा कि सन का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो पॉलिटिक्स से भी कनेक्शन टेंथ हाउस से निकाला जाता है। और जैसा हम लोगों ने कहा था कि हमारा सेकंड हाउस हमारी फैमिली है, सिमिलरली फादर के बाद जो सेकंड हाउस आ रहा है ये फादर की फैमिली है। तो ये फादर की फैमिली से भी कनेक्ट होता है। कर्म जो है ये भी एक कंसेप्ट है जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिया जाता है अलग अलग हिसाब से। कर्म को भी 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, क्रियामन कर्म होते हैं, और कर्म होते हैं।
और आगमन कर्म होते हैं। तो चार कैटेगरीज में कर्म को बांधा गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कर्म भी कौन से करने हैं वो भी एक बात है। तो एक होता है संचित कर्म, जो बताया गया है बुक्स के अंदर। संचित कर्म वो कर्म है जिसमें हमने सारे जितने भी कर्म करे हैं आज के जन्म से पहले तक के, कितने भी जन्मों में जो भी कर्म करे हैं उसका एक पूरा पूल कलेक्शन, उसकी जो पूरी बकेट है, उसका जो घड़ा भरा हुआ है, वो हमारे संचित कर्म है। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द डीड्स, दैट इज आर संचित कर्म, कलेक्टेड डीड्स। उसके बाद आता है प्रारब्ध कर्म। उस पर्टिकुलर डीड्स जो संचित थी उसका कुछ पोर्शन लेके हमको इस जन्म में भेजा जाता है, प्रारब्ध देके हाथ में, कि तुम्हारे ये प्रारब्ध शुरुआत के ये कर्म है कुछ जो तुमको करने ही करने हैं, जो कि ओवर द पीरियड टाइम तुमको करने पड़ेंगे तुम्हारी जर्नी के दौरान। तो कुछ कर्म फिक्स करके हमको हमारे होरोस्कोप में मिलते हैं या हमारे जीवन में हमको मिलते हैं। कहाँ से? संचित कर्म के पूल से। तो वहां से हमको हमारे प्रारब्ध कर्म मिल गए। अब उसके बाद में हम इस जन्म में क्या कर्म करेंगे, हमारे एक्शंस में नोइंगली और अननोइंगली, वो हो गए आपके क्रियामन कर्म जो हम एक्शन के थ्रू करते जाते हैं। और चौथा आता है एक अगम कर्म या आगमा कर्म, जिसके बारे में पता नहीं है, जो नोइंगली अननोइंगली के अलावा भी किसी भी रीजन की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो सकते हैं। तो वो अगम कर्म। तो इस तरीके से कर्म के बारे में भी अच्छी खासी बात है। तो हमारे केस में अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रारब्ध के बाद जो क्रियामन कर्म है यहाँ पर उसकी बात करी गई है। तो क्रियामन कर्म जो हम लोग इस जन्म में करने वाले हैं वो सिक्स हाउस से एज ए सर्विस भी देखा जाएगा और एज ए प्रोफेशन ऑक्यूपेशन वो भी यहाँ से देखा जाएगा। बट उस क्रियामन कर्म में भी कहीं ना कहीं प्रारब्ध कर्म का इन्फ्लुएंस आएगा। अब हम लोगों ने प्रोफेशन कर लिया, जॉब कर ली, तो ऑब्वियसली इसके बाद में आती है डिजायर्स, इच्छाएं, और उसके लिए लगता है पैसा, इनकम। तो 11th हाउस जो है वो डिजायर्स का हाउस है और डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। बोला जाए तो ये हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। एक स्टोरीज आती है रामायण के टाइम की, कि रावण ने मेघनाथ के जन्म के समय में सारे के सारे प्लैनेट्स को 11th हाउस में बांध दिया था। मतलब क्योंकि बहुत बड़ा ज्योतिषज्ञ था, बहुत बड़ा रावण, उसको कैलकुलेशन का पूरा आइडिया था कि किस टाइम पर नो के नो प्लैनेट्स एक साथ इस पर्टिकुलर 11th हाउस में, अगर मेघनाथ पैदा होता है तो उसके 11th हाउस में आ पाएंगे, तो उसकी इच्छा पूर्ति हमेशा हो पाएगी, क्योंकि डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है ये। और इसके अलावा ये उपाच्य हाउस भी है कि जो हम कर्म करते हैं उस कर्म के थ्रू जो भी डिजायर होगी वो फुलफिल यहाँ से हो सकती है। ओवरऑल गेन्स लेने का हाउस भी यही है। तो प्रॉफिट एंड गेन्स जो हमारा वास्तु का वेस्ट है, वो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वेस्टर्न डायरेक्शन का वेस्टर्न वॉल भी है। तो अल्टीमेटली हमारे गेन्स को, हमारे डिजायर्स को फुलफिल करने का यह हाउस था। तो रावण ने अपने बेटे के जन्म के टाइम पे सारे के सारे नो के नो प्लेनेट्स को बंदी बनाने था 11th हाउस में, ताकि जब मेघनाथ पैदा हो तो उसका जो हॉरोस्कोप बने वो फुलफिल होके, कंप्लीट फुलफिल होके, रेडीमेड एकदम बेस्ट बन के आ जाए। बट ऑब्वियसली नियति को कुछ और मजदूर मंजूर था, और उस टाइम पे जुपिटर और सैटर्न ने मिलकर एक नए और दो ग्रह पैदा करे, जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है जनरली बुक्स के बारे में, गुलिका और मांडी, जो कि राहु केतु या किसी भी क्रूर ग्रह से भी ज्यादा क्रूर हैं। तो जुपिटर और सैटर्न ने मिलकर वो नए दो ग्रह उत्पन्न किए, और अल्टीमेटली उन दो नए ग्रहों की वजह से अल्टीमेटली मेघनाथ की कुंडली जो है वो डिस्टर्ब हो गई। अदरवाइज मेघनाथ शायद कभी ना मरता, कभी ना ऐसा होता, अगर 11th हाउस में सारे के सारे प्लैनेट्स होते। तो इतनी वैल्यू है इस 11th हाउस की। तो कहने का मतलब ये 11th हाउस जो है इनकम का है, डिजायर फुलफिलमेंट का है। इसके अलावा हमारे पापा के छोटे भाई बहन यानी हमारे चाचा वगैरह का, पैटर्नल अंकल का है, हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारे एक्विंटेंसेस का है, हमारे फ्रेंड सर्कल का भी यही हाउस है, और बॉडी पार्ट में नीज का भी यही हाउस है। तो ये जो 11वां घर है इसकी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। हालांकि डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हाउस जो है परेशान करने वाला भी है। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा घर है। फिर आते हैं हम लोग 12th हाउस में, जिसको बोला है एक्सपेंसेस का घर या व्यय भाव, जो कि जनरली खर्चों का घर है। हमारा जीवन हुआ फर्स्ट हाउस से उदय, हमने पैदा हुए, और 12th हाउस में आके हो गया एंड, अंत हो गया, मतलब हमारे जीवन का क्षय हो गया। तो ये हाउस जो है क्षय का भी है, मतलब एंड का भी है, किसी चीज के खत्म होने का भी है। अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर का हाउस है, किसी भी चीज के व्यय का, आउटगो का हाउस है। और अगर हम देखा जाए तो हमारी लाइफ में हमारी फ्रीडम का अंत कहाँ पे होता है? फ्रीडम का अंत होता है, हमारी आजादी का अंत आइसोलेशन में जाकर। तो ये हाउस आइसोलेशन का भी है। हमारी फ्रीडम का अंत कई बार किसी किसी केस में असाइलम में जाके होता है, तो असाइलम का भी हाउस है।
कभी हॉस्पिटल का भी मे बी फ्रीडम अंत होती है, तो हॉस्पिटल में भी का भी हाउस ये है, अल्टीमेटली आइसोलेशन का हाउस है। और अगर इम्प्रिजनमेंट यानी जेल का भी हाउस इसी को बोला गया है, क्योंकि वो भी हमारी आजादी का अंत है। तो उस तरीके से देखा गया है तो ये जेल का, इम्प्रिजनमेंट का, हॉस्पिटलाइजेशन का, फॉरेन लैंड का, सब तरीके से जहां से भी किसी चीज का अंत हो रहा है उस तरीके का हाउस है 12th हाउस। हमारे शरीर से भी अगर बात करें तो अगर हम हेड से शुरुआत करी थी तो पैरों पर आकर हमारा शरीर का अंत हो जाता है, तो हमारे फीट का भी भाव यही है, यही 12th हाउस। इसके अलावा फॉरेन लैंड से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है ये। और फॉरेन लैंड भी प्राचीन समय में तो फॉरेन लैंड को भी एक तरीके से आजादी का और दूरी की वजह से अंत ही माना जाता था, क्योंकि वहां जाना एक तो दुष्कर काम और जाने के बाद वापस आना उससे भी बड़ा दुष्कर काम। और आज की तारीख में भी, हालांकि बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड है फॉरेन जाना, अब्रॉड रहना, बट मैं खुद रहा हूँ 4-5 साल, बट लेकिन बहुत लोगों से मैं डिस्कस किया, सभी लोगों का अपना मदरलैंड फिर भी प्यारा होता है। मदरलैंड जो है उसके लिए इंसान बहुत कुछ करता है और उसके लिए वापस आना भी चाहता है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड हमेशा आइसोलेशन देता है और कहीं ना कहीं एक कंप्लीटनेस नहीं दिखाता है, ऐसा मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है। बट अभी अलग अलग फैंसी है, ओवर द टाइम हो सकता है वो चेंज भी हो जाए। अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है डुनकी, उसमें भी वही दिखाया है कि वापस आने के लिए वो लोग कितना परेशान होते हैं। तो अल्टीमेटली फॉरेन लैंड भी 12th हाउस से है। और हमारे दिन का अंत यानी हमारी रात, तो हमारी स्लीप का हाउस भी 12th हाउस है। और जब स्लीप का हाउस आ रहा है तो बेड, और बेड का मतलब बेड प्लेजर का हाउस भी 12th हाउस है। तो स्लीप, बेड प्लेजर, इसके अलावा आइसोलेशन, असाइलम, इम्प्रिजनमेंट, हॉस्पिटल, फीट, फॉरेन लैंड और साल्वेशन, जो कि हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य मोक्ष, उसका भी हाउस यही है। तो शुरुआत करी फर्स्ट हाउस से और मोक्ष के लिए आगे बढ़ते हुए हमने बीच के 10 हाउस को फॉलो किया, कर्म किया, जीवन यापन किया, और अल्टीमेटली मोक्ष के लिए जब लास्ट में आए तो 12th हाउस हमारे मोक्ष का भी होता है। तो इस तरीके से 12th हाउस के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फिक्स हैं। तो जब भी हम अगर किसी पर्टिकुलर हाउस के बारे में बात करेंगे तो हम उसके एट्रीब्यूट्स को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके उल्टा अगर हम किसी एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे तो हम उसको उसके हाउस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इन 12th हाउस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगले सेशन में हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है एस्ट्रोलॉजी के उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग राशियों के बारे में बात करेंगे। अभी तक के ऊपर कोई क्वेरी है किसी की तो प्लीज बताइए, बट ओनली अभी तक के ऊपर। हैंड रेज कीजिए अगर इशू आ रहा है अनम्यूट करने का, वैसे तो अनम्यूट सब लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। चलिए तो फिर मैं मानता हूँ आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है। फिर हम लोग डे आफ्टर टुमारो यानी कि थर्सडे के दिन 15th को, सॉरी 14th को फिर मिल रहे हैं और हम बाकी के बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू मेलकम। सर, 10th हाउस को भी आजकल लेते हैं ना फादर का? 10th मैम हाउस। कंसेप्ट है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए जिस तरीके से हम फर्स्ट हाउस को अपना माना हम लोगों ने, तो 7th हाउस को हमारी स्पाउस का माना। तो सेम प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे तो अगर हमारी मदर का हाउस 4th नंबर है तो मदर के सामने का हाउस 10th नंबर का वो फादर का माना जाता है किसी किसी बुक्स में। बट अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें हैं। बट ओवरऑल जो मेरी स्टडीज है उसमें 9th हाउस को ज्यादा एज अ फादर माना गया है। उसका भी लॉजिक ये है कि हमारे घर से, अगर हमारे घर से क्या कहते हैं, हमारा 5th हाउस हमारे बच्चों का है, तो फादर का 9th हाउस है, तो 9th से 5th हाउस जो होगा वो हो जाएगा हमारा सेल्फ का हाउस यानी फर्स्ट हाउस। तो 9th से अगर हम 5 घर आगे गिनेंगे तो वो आ जाएंगे हम फर्स्ट हाउस में। तो फादर के बच्चे यानी हमारा घर, हमारा भाव, फर्स्ट हाउस। ओके। तो दोनों कंसेप्ट हैं। आप 9th से काउंट करिए 5 घर आगे तो आप फर्स्ट में पहुंच जाओगे, और अगर आप 4th से 7th घर आउट काउंट करेंगे तो आप 10th में पहुंच जाओगे। बट जनरली 9th से ज्यादा कनेक्ट होता है, 10th हाउस से फादर की फैमिली के बारे में आइडिया आता है। जी थैंक यू सर। ये सर ये राशि का जो है वो डेट वाइज के हिसाब से जो आता है वो अमेरिकन कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं ना? ये जो राशि का आता है अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। राशि का ना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होगा ना इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होगा। राशियां जनरल राशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश कैलेंडर जो आप बोल रहे हैं वहां पे हम लोग सनशाइन की बात करते हैं। सन जो अलग अलग राशियों में जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो सनशाइन हो गया, जो कि डेट के हिसाब से होता है। वैदिक कल्चर में जो हिंदू राशि होती है वहां होता है मून शाइन, चंद्रमा अलग राशि में कब होता है। बट यहाँ पर हम लोग चंद्र और मून राशि के अलावा जो असेंडेंट है वहां से कनेक्ट करेंगे। असेंडेंट जो हम लोगों ने पढ़ा हमारे उदय होने का तारा
वहां से कनेक्ट होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सारी ही राशियों के बारे में बात करेंगे, किसी एक राशि के बारे में नहीं, 12 की 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो हॉरोस्कोप बनाया है उसमें हमारे हॉरोस्कोप में 12 की 12 राशियां ही आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक असेंडेंट फॉर एग्जांपल 4 नंबर की राशि कैंसर में उदय हो गया तो उसकी असेंडेंट कैंसर हो गया, वो तो फिक्स है। बट ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में लियो का रोल नहीं होगा, उसकी लाइफ में स्कॉर्पियो का रोल नहीं होगा, उसकी लाइफ में सिरियस का रोल नहीं होगा। उसकी लाइफ में बाकी की 11 जोडिक साइंस का भी रोल होगा और अच्छा खासा रोल होगा। तो हम लोग 12 की 12 ही हॉरोस्कोप को पढ़ेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडियन सिस्टम और द फॉरेन सिस्टम। हम लोग असेंडेंट एंड जोडिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सर। या एनी अदर क्वेरी? चलिए तो फिर हम लोग आज की क्लास में वाइंड अप करते हैं और हम लोग मिलेंगे परसों। धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने समय दिया। और बताइएगा आप लोग आगे, फिर जैसा भी होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम मैम, थैंक यू।